है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हाइड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अचानक से ठोकर लगते ही नीचे गिरने के डर से आयत की पलकें आपस में कस चुकी थी, लेकिन वह नीचे गिर पाती उससे पहले ही हवा में दो मजबूत हाथों ने उसे गिरने से थाम भी लिया था। जिसे समझते हुए आयत ने जैसे ही अपनी पलकों को खोला था, खुद के चेहरे के सामने मौजूद उस चेहरे को देख वह चौंक भी गई थी। तुम इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अपनी जगह पर वापस से खड़ी होते हुए आयत ने कहा था। तो वही उसके सामने खड़ा हो लगभग 27 वर्ष का शख्स, जिसके होंठों पर इस वक्त हल्की मुस्कान थी, आयत की बातों पर हल्का मुस्कुराने के साथ साथ खुद के चेहरे को उसके करीब ले जाते हुए कहा, क्यों यहाँ मैं नहीं आ सकता क्या? ऐसा नहीं है, वो बस काफ़ी दिनों से तुम नज़र नहीं आए थे और आज अचानक से तुम्हें यहाँ देखकर एनीवेज मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घुमाते हुए आयत ने कहा और वहाँ से जाने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसे रोकते हुए कहा, डैड ने तुम्हारे मॉम के बनाए उस वसीयत के बारे में बताया, जिसे सुनकर मुझे काफ़ी शौक लगा कि तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन तभी आयत की सिकुड़ी हुई भौहों को देख उस शख्स ने अपनी बातों को थोड़ा बदलते हुए आगे कहा था, जैसे उसे समझ आया हो कि शायद उसका इस तरह से आयत की माँ के लिए कहना आयत को पसंद ना आया हो। आई मीन कि इतनी जल्दबाजी में शादी, नहीं तो फिर इतने सालों की तुम्हारी ये मेहनत। अक्षत, डोंट वरी, मेरी मम्मा ने ऐसा क्यों किया है या फिर उनका ये स्टेप मेरे आड़े आ रहा है, ये बस बाकियों के लिए एक सवाल बनकर रह गया है, क्योंकि मेरे लिए या मेरे गोल के बीच में मेरी मम्मा की टर्म्स एंड कंडीशन कभी आड़े नहीं आ सकता। एंड डोंट वरी, आयत माहेश्वरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं है। वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। आई बात समझ में? उस शख्स ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी बातों को बीच में काटते हुए आयत ने कहा था, जहां उसकी बातों को सुन इस बार वह शख्स यानी कि अक्षत ने कहा, तो क्या तुम इतनी जल्दबाजी में किसी भी शख्स से शादी भी कर लोगी? आयत की बातों को सुनते ही वह शख्स यानी कि अक्षत ने थोड़ा इस बार हैरानी में कहा था, अक्षत तिवारी, माहेश्वरी ग्रुप के पर्सनल व बिजनेस लॉयर मिस्टर तिवारी का बेटा, जिन्होंने सारिका माहेश्वरी के बनाए वसीयत को सबके सामने पढ़ा था और नसीहत दी थी कि अगर आयत को माहेश्वरी ग्रुप और अपनी मेहनत को बचाना है तो उसे 1 महीने के भीतर दाम्पत्य जीवन में कदम रखना होगा। तो वही अक्षत भी पेशे से एक लॉयर होने के साथ साथ आयत का अच्छा दोस्त भी था। तो वही इस वक्त अक्षत की बातों को सुनते हुए आयत ने कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कहा, अगर ज़रूरत पड़ा तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। इतना कहते हुए आयत वहाँ से आगे बढ़ गई थी, तो वह पीछे रह गए अक्षत के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तो पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए अंजना गुप्ता का बेटा अमित ने कहा, जहाँ वो भी कॉलेज के वक्त में अक्षत का दोस्त ही हुआ करता था। ब्रो, अचानक से इतनी खुशी किस बात की? लेकिन एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम इस छिपकली के बारे में सोचकर इतना खुश हो रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये तुमसे शादी करने वाली है, तो फिर ये बात अपने दिमाग से निकाल कर किसी कचड़े के डब्बे में फेंक दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्यों? अमित की बातों को सुन थोड़ी हैरानी में अक्षत ने कहा था, जिसकी बातों का जवाब देते हुए अमित ने आगे कहा, क्योंकि इसका जो वो बुढ़ा नानू है ना, इसकी शादी उस मलिक के बेटे अविनाश से फिक्स कर चुका है और 2 दिन बाद उस अविनाश की मॉम भी यह माहेश्वरी विला में आकर शादी का शगुन करने वाली हैं। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ये बात खुद आयत को मालूम है? अमित की बातों को सुन अक्षत एक बार फिर से उतना ही ज़्यादा चौंक गया था, लेकिन अमित के चेहरे पर इस वक्त एक तिरछी हंसी थी। तभी सामने से गुजर रहे सुलोचना के बेटे अंकुश को रोकते हुए उसने आगे कहा, अरे अंकुश, ज़रा इधर आना। अपने इस भाई को इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो चुकी है, ज़रा एक बार तुम भी आकर इसके कन्फ्यूजन को दूर करना। तो
वही अमित का इतना कहना था कि लगभग 26 वर्षीय अंकुश भी उनकी तरफ ही बढ़ गया था। तो उधर दूसरी तरफ एक छोटे से घर के छत पर बैठा आयांश, जो इस वक्त हल्के नशे में झूलने के साथ साथ अपने हाथ में पकड़े विस्की से भरी ग्लास को भी घुमा रहा था। तभी उसके सामने ही बैठे लगभग 48 से 50 वर्षीय शख्स, जो इस वक्त नशे में पूरी तरह से धुत थे, सामने रखी दूसरी ग्लास को अपने गले के अंदर उड़लते हुए कहा, लेकिन मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा कि मेरा कोई बेटा भी था? क्योंकि बापू इस वक्त तुम नशे में हो, और जब इंसान नशे में होता है तो उसे अपना पराया कुछ भी याद नहीं रहता। अभी भी उस ग्लास को अपनी उंगलियों के बीच नचाते हुए आयांश ने कहा, जिस पर वह शख्स जिन्हें अभी अभी आयांश ने बापू कहा था, दरअसल वो रूही के बाप थे, जो अक्सर नशे की हालत में नजर आते थे, और अक्सर इन्हीं की वजह से रूही को भी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो वही इस वक्त आयांश की बातों को सुनते ही उन्होंने आगे कहा, बात तो तूने 100 आना सच कही। अरे मैं तो कहता हूँ कि होश में रहने की ज़रूरत ही क्या है। जिनकी बातों को सुन आयांश ने कहा, ज़रूरत है बापू, क्योंकि नशे की हालत में समझ में ही नहीं आता कि सामने खड़ा शख्स हकीकत है या सपना। जहाँ आयांश की इन बातों पर रूही के बाबा अपने सिर को झटकते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वही आयांश अपने हाथ में पकड़े उस ग्लास को सामने टेबल पर रखते हुए अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। हे ब्यूटीफुल, ऐसे भी क्या बेकरारी कि तुम एक दिन का भी वेट न कर पाई और यहाँ मेरे घर तक खींची चली आई। इतना कहते हुए आयांश अब तक आयत के करीब भी पहुँच चुका था, लेकिन वो इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही सामने रूही के साथ खड़ी आयत ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसकी गूंज इतनी तेज थी कि वहाँ के माहौल के साथ साथ खुद आयांश भी अपनी जगह पर ही सन्न रह गया था, जिसे देख रूही भी हैरानी में अपनी आंखों को चौड़ी किए अपने मुंह पर हाथ रख ली थी। लेकिन आयत, जो इस वक्त गुस्से से हाँफ रही थी, उसे ऐसे देख आयांश अपने गालों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए बस इतना कहा था, मेरी गलती। जहाँ उसका इतना कहना था कि आयत गुस्से में ही उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में मेरे कमरे तक आने की? हाँ, व्हाट? जिसकी बातों को सुन आयांश ने थोड़ा चौंकते हुए कहा था। तो वही बाकी भी, यानी कि रूही के साथ साथ उसके बाबा भी आयत की बातों को सुनते हुए काफ़ी बुरी तरह से चौंक गए थे। लेकिन तभी आयांश भी थोड़ी सख्ती में अपने कॉलर से आयत की पकड़ को झटकते हुए कहा, पी मैंने रखी है और नशा तुम्हारे सिर पर चढ़ रहा है? तुम्हारे घर, और क्या कहा तुमने, तुम्हारे कमरे तक आने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? ब्यूटीफुल, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अंडरस्टूड? सुबह मेरे ऑफिस के अंदर और अभी आधे घंटे पहले मेरे घर तक आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? आखिर इस तरह की हरकत करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ? जहाँ भी आयांश अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही आयत ने उसकी बातों को काट दिया था। लेकिन इस बार उसकी बातों को सुन आयांश थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, हे जस्ट होल्ड ऑन, आई एडमिट कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन इस तरह की प्ले बॉय वाली हरकतें, आई एम सॉरी मिस आयत माहेश्वरी, मैं इस टाइप का ही बंदा नहीं हूँ। चेहरे पर एक सख्ती लिए इस बार आयांश ने कहा था और वापस से पीछे मुड़ते हुए अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया, जहाँ वह कुछ देर पहले तक रूही के बाबा के साथ बैठा नशे में हल्का झूल रहा था। तो वही आयत, जिसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो आगे भी गुस्से में कुछ कहने वाली थी कि तभी इस बार उसकी बातों को काटते हुए रूही ने कहा, मिस आयत, आयांश सही कह रहा है, वो पिछले 2 घंटे से बाबा के साथ यही ऊपर छत पर है। ज़रूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जहाँ इस बार रूही का इतना कहना था कि इस बार हैरान होने की बारी आयत की थी, साथ ही हैरानी में ही उसकी भौहें तक सिकुड़ चुकी थी। लेकिन आयत को इस तरह से हैरान देख आयांश की आंखों में एक चमक उतर आई थी। जैसे चेहरे पर सख्ती तो अभी भी बरकरार थी, लेकिन मन ही मन वो हंस भी रहा था। तो उधर दूसरी तरफ माहेश्वरी विला के टेरेस पे खड़े
राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी, जो इस वक्त शांत थे, लेकिन उनके सामने खड़ा अक्षत, जो गुस्से में काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा था। आप लोगों को मैंने उस सारिका माहेश्वरी की वसीयत के बारे में महीनों पहले क्यों आगाह किया था, ताकि वक्त आने पर जब डैड उस आयत के सामने वसीयत को खोले, उस वक्त आप लोग भी तैयार रहो। इसलिए नहीं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठकर तमाशा देखो। झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन अक्षत बेटा, ओह जस्ट शट योर माउथ। अगर वास्तव में झूठ कहने पे कौवे काटते होते तो अब तक आपको बुरी तरह से नोच चुके होते। और मुझे तो लगता है कि आपको अपनी इस लाइन की जगह सच कहूँ तो कौवा काटे कहना चाहिए, जो आपके ऊपर ज़्यादा सूट भी करता है मिसेस सुलोचना, क्योंकि आज तक आपने कभी सच कहा भी तो नहीं है। सामने से आती सुलोचना की बातों को बीच में काटते हुए अक्षत एक बार फिर से गुस्से में चीख उठा था, जिसे सुन सुलोचना अपनी जगह पर ही सन्न रह गई थी। तभी साथ ही खड़े बसंत ने एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, अक्षत, तुम्हारे इस तरह से चीखने या चिल्लाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़ा दिमाग को आराम दो। तो कैसे ठीक होगा ये भी बता दीजिए। लेकिन मिस्टर बसंत अवस्थी, एक बात याद रखिए, आयत की शादी किसी दूसरे शख्स से होना मतलब आप लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ने के बराबर है। जहाँ बसंत अभी कुछ कह पाते, उससे पहले ही एक बार फिर से उनकी बातों को काटते हुए अक्षत ने कहा, जिस पर इस पर राकेश गुप्ता भी कुछ देर तक सोच विचार विमर्श करते हुए बोले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयत की शादी तुमसे हो या उस अविनाश मलिक से हो, दोनों केस में जीत हमारी ही होगी। और वो कैसे? इस बार अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए अक्षत ने कहा था, जिसके जवाब में राकेश गुप्ता के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई थी। तभी पास ही खड़े बसंत ने कहा, पिछले महीने जब तुमने हमें उस सारिका माहेश्वरी की वसीयत के बारे में बताया था, उस वक्त से ही हमने सारा इंतजाम कर लिया था और हमें उस अविनाश मलिक के बारे में भी पहले से ही पता था। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त भले ही अविनाश के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उसकी कंपनी का मालिक उसका बाप वो आदित्य मलिक है, लेकिन अविनाश भी आयत को हर तरह से बर्बाद ही करना चाहता है। व्हाट? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई मीन कि वो आयत को, लेकिन क्यों? राकेश गुप्ता की बातों को सुनते ही अक्षत थोड़ा चौंक उठा था, जिसकी बातों का जवाब देते हुए राकेश गुप्ता ने इस पर आगे कहा, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अविनाश मलिक आयत की ज़िंदगी में एक मीठा जहर बनकर आने वाला है, जो 1 साल बीतने से पहले ही उसे हर तरह से बर्बाद करके रख देगा। उसके बाद माहेश्वरी ग्रुप पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कब्जा होगा। इसलिए जो काम तुमसे नहीं हो पाया, मेरा मतलब कि अब तक तुमने भी आयत के सामने न जाने कितने पापड़ बेले हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल कर आया? आज भी तुम उसके एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं बन पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तुम चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखो, क्योंकि जो काम तुम नहीं कर पाए हो वो अब खुद एक बिलियनियर अविनाश मलिक करने वाला है। और वो बुढ़ा जगदीश माहेश्वरी, क्या उसे भी उस अविनाश मलिक के मंसूबों के बारे में पता है? राकेश गुप्ता की बातों को सुन कुछ सोचते हुए अक्षत ने कहा, जिस पर अब तक शांत खड़ी सुलोचना ने कहा, पिताजी की अब उम्र 4 धाम की यात्रा पे जाने की हो चुकी है, इसलिए तुम उनकी चिंता छोड़ो, उनका भी बंदोबस्त जल्दी ही हो जाएगा। बस किसी भी तरह जल्दी से शादी हो जाए और जल्दी से पूरा माहेश्वरी ग्रुप हम सबके कब्जे में आ जाए। अपनी बातों को कहते हुए सुलोचना अब तक खुशी से लगभग उछल भी पड़ी थी, जिसे देख राकेश गुप्ता और बसंत के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी। लेकिन साथ खड़ा अक्षत किसी सोच में उलझा हुआ थोड़ा परेशान नजर आ रहा था, जिस वजह से वह तुरंत वहाँ से आगे भी बढ़ गया था। लेकिन पीछे खड़े रह गए वो तीनों अभी भी मुस्कुराते हुए, जैसे अपनी होने वाली जीत पे जश्न मना रहे हों। तो वही दूसरी तरफ रूही के घर के बाहर खड़ी आयत थोड़ी कन्फ्यूज नज़र आ रही थी। लेकिन तुम उसे यहाँ अपने घर क्यों लेकर आई? एक बार मुझसे कहा होता
तो मैं उसके रहने का बंदोबस्त कहीं और कर देती। एक्चुअली में शायद एक तरह से देखा जाए तो उसकी याददाश्त हमारी वजह से ही गई थी, और अब जब हमने उससे झूठ कहा कि वो मेरा भाई है तो उसने उसे सच मानते हुए मुझे अपनी बहन भी मान लिया है। फिर ऐसे में उसे कहीं भटकते देख अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं उसे यहाँ अपने घर ले आई। अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए रूही ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन आयत कुछ क्षण तक उसे ही एकटक देखते हुए आगे बोली, ओके, बट अपना ख्याल रखना, क्योंकि ऐसे किसी भी अनजान पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेना भी ठीक नहीं है। एंड डोंट वरी, कल तक खुद मैं इसके रहने का अलग बंदोबस्त करती हूँ, ओके। जिसकी बातों पर रूही ने भी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था और आयत अपनी कार में बैठते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। जिसे जाते देख रूही भी अब तक एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे मुड़ी ही थी कि एक डर से थोड़ी सहम भी गई थी, क्योंकि इस वक्त आयांश उसके ठीक पीछे ही खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथों में अभी भी वो विस्की से भरी ग्लास लटक रही थी, जिसे वह ऊपर छत पर आयत के आने से पहले नचा रहा था। उसे देख रूही अब तक एक डर से अपने सीने पर हाथ रखते हुए हल्का चीख उठी थी। ये क्या तरीका है, हाँ? जहाँ रूही ने इतना ही कहा था कि तभी आयांश उस ग्लास से विस्की को अपने मुंह में डालते हुए उसे वापस से बाहर भी बगल में उड़ेल दिया था। जिसे देख इस बार अपने भौं को सिकुड़ते हुए रूही ने एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराते हुए आगे कहा, और ये क्या तरीका है जब तुम्हें पीना नहीं है? नशा करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है सिस्टर। जैसे बापू इसे अपने मुंह से लेकर गले से नीचे उतारते हैं और मैं मुंह से बाहर निकाल देता हूँ। रूही के बगल में खड़े होने के साथ साथ आयांश ने अपने बाजुओं को उसके कंधे पर भी टांग दिया था। तो वही रूही गुस्से में उसके बाजुओं को झटकते हुए बोली, क्या तुम सच में माहेश्वरी विला गए थे? ये कहाँ है सिस्टर? मैं तो पहली बार इसका नाम ही सुन रहा हूँ। एक बार फिर से आयांश ग्लास की विस्की को अपने मुंह में उड़ेलने के साथ साथ उनसे कुछ देर तक मुंह में गरारा करते हुए बाहर निकाल दिया था। जहाँ पास खड़ी रूही इस बार गुस्से में ही आयांश को घूरते हुए आगे बोली, डोंट एक्ट लाइक स्मार्ट। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें बस 2 दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दूँ, और बदले में तुम उस एक्सीडेंट की घटना को लेकर पुलिस के पास नहीं जाओगे। फिर तुम उस माहेश्वरी विला में क्यों गए थे? सिस्टर, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। 2 दिन तक बस तुम्हारे घर में रहूँगा, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन एक बार फिर से मैं वो सारी बातें रिपीट कर देती हूँ, तुम मेरे कोई भाई वाई नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी कोई बहन, याद है ना? इसके बाद भी सिर्फ 2 दिन तक ही यहाँ रहूँगा, और उसके बाद ना कभी तुम्हें अपने सिस्टर कहूँगा और ना ही कभी उस एक्सीडेंट से रिलेटेड किसी कंप्लेन को लेकर पुलिस के पास जाऊँगा, ओके? यही कहना चाहती थी ना तुम? रूही की बातों को बीच में काटते हुए आयांश ने कहा, जिस पर रूही ने अपने दोनों बाजुओं को आपस से बांधते हुए बस अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। जिसे देख आयांश वापस से घर के अंदर जाने लगा था। तभी कुछ सोचते हुए रूही ने कहा, जहाँ अब तक उसका गुस्सा भी पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था, बाय द वे, तुमने कहा था कि तुम्हें उस एक्सीडेंट के अलावा बाकी कुछ भी याद नहीं है, तो फिर 2 दिन के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो? उसकी फ़िक्र तुम मत करो, क्योंकि आज मैंने अपने लिए एक ठिकाना ढूंढ लिया है। एक नज़र वापस से पीछे खड़ी रूही की तरफ देखते हुए आयांश ने कहा, और वापस से आगे भी मुड़ गया था। लेकिन तभी पीछे खड़ी रह गई रूही थोड़ी हैरान नज़र आने लगी थी। लेकिन कहाँ? माहेश्वरी विला। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए आयांश ने कहा, और तुरंत घर के अंदर भी चला गया था। जहाँ उसकी बातों को सुन रूही ने एक पल के लिए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है। लेकिन अगले ही पल वह काफ़ी बुरी तरह से चौंक भी गई थी। व्हाट? क्या क्या कहा तुमने? इसका मतलब? लेकिन उससे पहले ही आयांश घर के अंदर जा चुका था, जिसे देख रूही भी घबराहट में ही घर के अंदर ही दौड़ पड़ी थी। इसका मतलब कि मिस आयत सही कह रही थी, तुम वास्तव में माहेश्वरी विला गए थे। हे जस्ट वेट। इतना कहते हुए रूही भी घर के अंदर चली गई थी, लेकिन आयांश के पीछे छत पर आते ही
वह एक बार फिर से काफ़ी बुरी तरह से चौंक गई थी। तो वही छत के रेलिंग से लटकते हुए उसके बाबा, जो रूही को देखते ही लगभग गिड़गिड़ा उठे थे। बेटा, बेटा बचा ले मुझे। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद शराब तो क्या, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बस इस बार बचा ले बेटा, नहीं तो तेरा ये भाई आज मुझे नर्क की सैर कराकर ही मानेगा। तभी उनके दोनों बाजुओं को पकड़े आयांश, जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्की हंसी थी, रूही के बाबा को इस कदर डर से कलपते देख कहा, बापू, सिस्टर से नहीं, अपनी ज़िंदगी की भीख मुझसे मांगो, लेकिन उससे पहले ये वादा करो कि आज के बाद। अरे बेटा, याददाश्त तेरा नहीं, लगता है मेरा ही चला गया है। तभी तो मुझे अभी तक नहीं याद आया कि मेरा कोई बेटा भी है। लेकिन फिर भी बेटा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद दारू शराब पीना तो दूर, इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तक आयांश को खुद के बाबा के साथ ऐसी हरकतें करते देख रूही गुस्से व घबराहट में उनकी तरफ ही दौड़ पड़ी थी। लेकिन तभी आयांश और खुद के बाबा के बीच चल रही आखिरी बातों को सुन वो हैरानी में अपनी जगह पर ही रुक गई थी, जैसे अब उसे आयांश का ये रवैया पसंद आ रहा हो। तभी आयांश ने आगे कहा, और वादा करो कि कल से अपनी बेटी की कमाई नहीं, बल्कि कल से खुद की कमाई खाओगे। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खुद ये कसम खाता हूँ कि कल से मैं खुद कमाऊँगा भी और अपने बच्चों को खिलाऊँगा भी। उनका सारा खर्च भी कल से मैं खुद ही उठाऊँगा। अब तो ऊपर खींच ले बेटा, नहीं तो अगर गलती से भी हाथ छूटा तो मैं सीधे नीचे जाने के साथ साथ तुरंत ऊपर भी चला जाऊँगा। खुद के बाबा को इस तरह से आयांश के सामने गिड़गिड़ाते देख रूही की आंखों में एक चमक, तो वही होठों पर मुस्कान फैल गई थी। तभी आयांश भी उन्हें ऊपर खींचते हुए नजर आने लगा था, जिसे देख रूही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक से रूही के कदम एक बार फिर से चौंकते हुए अपनी जगह पर ही रुक गए थे, क्योंकि एक बार फिर से आयांश उसके बाबा को ऊपर खींचने की बजाय वापस से नीचे लटका दिया था, यह कहते हुए कि बाद में अपने वादे से मुकर तो नहीं जाओगे ना बापू। तो उधर दूसरी तरफ आयत माहेश्वरी विला के अंदर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से उसके रास्ते के बीच खड़े होते हुए अंकुश ने कहा, आजकल मौसम का मिजाज थोड़ा संगीन चल रहा है। आखिर क्यों नहीं चलेगा ब्रो? जिन पैसों के दम पर आयत माहेश्वरी अब तक इतना फड़फड़ा रही थी, वो पैसे अब खुद ही फड़फड़ाते हुए इसके हाथों से उड़ने वाले हैं। तभी आयत के पीछे से ही आगे अंकुश की तरफ बढ़ते हुए अमित ने कहा, और अंकुश के कंधों पर अपने बाजुओं को रखते हुए आयत के सामने ही खड़ा हो गया था। तो ही उनके सामने ही खड़ी आयत, जो अंकुश की बातों को अचानक से सुनते हुए थोड़ी हैरान नजर आ रही थी, लेकिन अमित की बातों पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, किसी ने ठीक ही कहा है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, और यहाँ तो तुम दोनों खुद ही एक कुत्ता ही हो। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।